हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस मॉक में जो एसएससी जेई, आरआरबी जेई और जितने भी जेईएन एग्ज़ाम हैं जो लगे भी हैं अभी लाइन से एग्ज़ाम, उनके सारे की पीवाईक्यू का सेशन चल रहा है आपका प्रैक्टिस मॉक पे। तो आप उस पर जुड़े होंगे, आप सारे वीडियो देखे होंगे। मैकेनिकल में सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हम लोगों ने क्या शुरू किया था? पावर प्लांट। पावर प्लांट में हम लोगों ने बॉयलर, स्टीम नोजल और स्टीम खत्म कर लिया है, बचा गया है स्टीम टरबाइन। और आज स्टीम टरबाइन की लास्ट क्लास है। सबसे पहले आपने एसएससी जेई का जब मैंने एनालिसिस भी कराया था तो उसमें हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमको फ्लूइड मैकेनिक्स मिला था, उसके बाद पावर प्लांट मिला था जिससे 25 28 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले पावर प्लांट उठाया है, क्योंकि पावर प्लांट ना सिर्फ एसएससी जेई में बल्कि इनके आपके राजस्थान जेई में, आरआरबी जेई में और झारखंड जेई में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसके हैं वो बॉयलर के हैं। उसके बाद क्या है? स्टीम नोजल। उसी फ्लो में हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया है स्टीम टरबाइन। और स्टीम टरबाइन की आज लास्ट क्लास है। अगर आप इससे पहले की 2 क्लास नहीं देखे हो ना तो आप उसको पहले देख लो, वहाँ से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और अपने पीवाईक्यू जितने भी पीवाईक्यू बन सकते हैं, जितने आए हुए हैं, उससे क्या और क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो उस पर हम सारी बात यहाँ पे करते हैं। आप अगर बॉयलर देखोगे ना, आप अगर नहीं देखो तो सबसे पहले आप बॉयलर जाके देखो, आपको वहीं से अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने पीवाईक्यू। 67 पीवाईक्यू हम लोगों ने बॉयलर का किया है। जितने भी डिफरेंट जेईएन एग्जाम के जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, सारे पीवाईक्यू को हम लोगों ने किया है। तो आप इस सेशन को देखो और आपका रिवीजन में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। उस पीडीएफ पे आपको क्वेश्चन भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जैसे बॉयलर पढ़ रहे हो ना तो बॉयलर का जो आपके पास 67 आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। और सेम स्टीम नोजल का हमने 27 क्वेश्चन कराया है। स्टीम नोजल का आप देखो, जाके वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ नहीं रहे हो, टेलीग्राम पे जुड़ो। वहां से आप पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे ना तो आपको एक जगह क्वेश्चन सारे जेईएन एग्जाम के मिल जाएंगे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ढूंढने नहीं पड़ेगी। और आपको मैं सीधी सी बात बताता हूं, एसएससी जेई हो चाहे जो भी जेईएन एग्जाम है, सब टाइम का खेल है। टाइम का खेल है सब। विद इन अ सेकेंड हम लोग को क्वेश्चन करना पड़ेगा। एसएससी जेई में सोचो आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं यार, यानी 1 मिनट से भी कम समय है। तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमको फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना है, जो नहीं आता, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं पढ़ना है। आप बॉयलर में देखोगे ना, एक भी पॉइंट और एक भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन छोड़ा नहीं। और क्या आगे पूछा जा सकता है वो भी बताया है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉयलर था, उसके बाद स्टीम नोजल था। स्टीम नोजल लोग पढ़ते नहीं इसलिए उसका ले आया सेशन कि यार 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी तो यार छूटता है, नहीं छूटेगा। आप 27 क्वेश्चनों की सिर्फ उसमें प्रैक्टिस कर लो, आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। नहीं छूटेगा यार, क्योंकि सारा एनालिसिस करके तब पीवाईक्यू के क्वेश्चन लाता हूं कि यार किस तरीके से बता दें कि उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आए, और नहीं आएगा। आपसे कोई नए क्वेश्चन लगाने की बात कर रहा, नहीं लगाना है यार। आपको क्यों लगाना है? आपको 67 क्वेश्चन बॉयलर के मिल जा रहे हैं जो पीवाईक्यू में आए हुए, उसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। सेम नोजल के लिए और सेम स्टीम टरबाइन के लिए। हम लोगों ने जो पिछली क्लास में किया था स्टीम टरबाइन में एनालिसिस की बात की थी यार। स्टीम टरबाइन की सबसे पहली क्लास जो थी स्टीम टरबाइन की, उसमें हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी कि स्टीम टरबाइन क्या होता है और कितने भागों में ये है। इंपल्स टरबाइन की बात की थी, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन की बात की थी, टाइप ऑफ एक्शन के हिसाब से ये था। उसके बाद हम लोगों ने क्या फिर बात किया था यार, अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। अकॉर्डिंग टू स्टेजेस में हम लोगों ने सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन बात की थी, जिसे डी लेवल टरबाइन बोलते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी मल्टी स्टेज टरबाइन की। फिर हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू एक्सिस बात की थी, कैसे होगा, जिसमें हम लोगों ने टेंजेंशियल रेडियल की बात की थी, एक्सियल, टेंजेंशियल और रेडियल की बात की थी। ये पहली क्लास थी। दूसरी क्लास में हम लोगों ने एनालिसिस, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो। आज तो सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। और एक टॉपिक बच गया है गवर्निंग ऑफ स्टीम, इससे भी बहुत आता है क्वेश्चन, एक आध 2 मिल जाता है तो आप ये समझे नहीं रहते तो क्वेश्चन हो नहीं पाता है। एसएससी जेई फॉर मैकेनिकल बहुत टफेस्ट है।
अगर आप सही ढंग से तैयारी नहीं कर रहे हो, सही तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, सब पढ़ने में लगे हो, नहीं पढ़ना है, सब जो आ रहा है वही पढ़ना है। और वो जो आ रहा है कहां से पता चलेगा? PYQ से। इसीलिए इस सीरीज को लाया गया है, आप PYQ लगाओ। उसी क्रम में स्टार्ट करते हैं आज। और आज तो क्वेश्चन ही कराने, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने स्टीम टरबाइन का जो एनालिसिस किया था ना, उसमें क्या क्या बातें की थी। हम लोगों ने सबसे पहले वेलोसिटी डायग्राम बनाया था स्टीम टरबाइन का। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया था उसमें? वेलोसिटी। क्विक रिवीजन करेंगे यार आज, क्विक रिवीजन फटाफट। उसमें हम लोगों ने क्या की बात किया था? हम लोगों ने उसमें बात किया था वेलोसिटी डायग्राम की। वेलोसिटी डायग्राम की बात की थी हम लोगों ने। उसी को जरा देर में खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। अल्टीमेट अब समय नहीं रह गया है, अब समय नहीं है। SSC JEE आ गया है, आपके 2-3 फायदे हैं। और जितने JEN एग्जाम है ना, सारा झारखंड वाला भी एग्जाम लगा हुआ है, सब में अब समय नहीं रह गया आपके पास। समय खराब करने का भी समय नहीं है, नहीं कर सकते। आपको लगना पड़ेगा, आपको, और जबरदस्त तरीके से लगना पड़ेगा। ऐसे नहीं सिलेक्शन होगा आज मैकेनिकल में। अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अगर आप एवरेज पढ़ाई कर रहे हो, नहीं होगा सिलेक्शन आपका, क्योंकि मैकेनिकल में लोग लगे हैं, बहुत दिन से लगे हैं। आप कभी भी देखोगे ना, तो उनका अगर टेक्निकल पार्ट पूछोगे ना, तो लोगों के 75 क्वेश्चन सही होने के बाद भी नहीं हो रहा है। सीट कम आ रही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब इस फील्ड में आप हो तो आपको एकदम टॉपरों की तरह पढ़ना पड़ेगा। आपका कंपटीशन मतलब समझ लो, आप एक एक क्वेश्चन में आप पीछे जा रहे हो, अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो। जबरदस्त तरीके से लग जाइए, अब समय बिल्कुल भी नहीं है आपके पास। तो स्टीम टरबाइन एनालिसिस में हम लोगों ने सबसे वेलोसिटी ट्रायंगल की बात की थी यार, वेलोसिटी ट्रायंगल की बात की थी हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने क्या बात की थी? वेलोसिटी ट्रायंगल की। वेलोसिटी ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या बताया था कि ये जैसे ब्लेड है हमारी, और नोजल से जो हमारी स्टीम आती थी, थोड़ा जल्दी बनाएंगे इसको एक समझने के लिए। बाकी मैंने पिछले लेक्चर में ये बता चुका हूं सारा, मैं समझ रहे हो आप बात को। थोड़ा जल्दी करेंगे आज, बस एक बार क्विक रिवीजन, ताकि आपको ध्यान आ जाए। ये क्या था आपका? ये आपका V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी थी, ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी थी, और ये आपकी क्या थी? फ्लो वेलोसिटी थी। यहाँ पे ये नोजल एंगल एंट्री का α1 था, ये β1 था, और ये आपका ब्लेड है ये सारा, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? u। और यहाँ पे जो आपका था एग्जिट, ये रिलेटिव था VR2, और ये आपका क्या था? V2 था, और ये आपका क्या था? VF2। और यहाँ पे जो एंगल था ये कितना था? β2, और यहाँ पे जो एंगल था वो कितना था? α2। ये वेलोसिटी ट्रायंगल हमने बात की थी वहां पे। थोड़ा जल्दी करेंगे। वहां से हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी यहां से निकाला था कि ये जो डिस्टेंस है हमारी रिलेटिव, और इसकी ये डिस्टेंस हमारी क्या है? जरा देखना, जरा फटाफट देखना, इसको देखो जरा। ये डिस्टेंस कितनी है हमारी? ये हमारी क्या है? आपका u। और ये हमारी क्या है? ये हमारा आपका क्या है? VW1। यहां पे सेम बात अगर हम करेंगे तो ये क्या है? U2। और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? 1 मिनट, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? ये है आपका u। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये आपकी डिस्टेंस कितनी है? VW2। ये हम लोगों ने देखा था वेलोसिटी ट्रायंगल में, आप समझो। और यहां से फिर हम लोगों ने कई रिजल्ट निकाले थे। हम लोगों ने यहां से फोर्स निकाला था, फोर्स के बाद हम लोगों ने क्या निकाला था? वर्क डन निकाला था। फोर्स क्या निकाला था हम लोगों ने? m। फटाफट करेंगे यार। VW1 प्लस VW2, ये फोर्स निकाला था हम लोगों ने। फिर यहां से हम लोगों ने क्या निकाला था? वर्क डन निकाला था। वर्क डन क्या आता था? VW1 प्लस VW2 इंटू u। ये वर्क डन निकाला था, समझ रहे हो आप। फिर वहां से हम लोगों ने क्या निकाला था? तीन हम लोगों ने इफिशियंसी निकाली थी। एक ब्लेड इफिशियंसी निकाली थी, एक नोजल इफिशियंसी निकाली थी, और एक स्टेज इफिशियंसी निकाली थी। 3 इफिशियंसी वहां से निकाली थी हम लोगों ने, आप समझ रहे हो। ब्लेड इफिशियंसी निकाली थी हम लोगों ने, नोजल इफिशियंसी निकाली थी हम लोगों ने, और स्टेज इफिशियंसी निकाली थी वहां से। ब्लेड इफिशियंसी को हम लोगों ने ये बोला था यार, इसको डायग्राम इफिशियंसी भी बोलते हैं, और उसका जो फॉर्मूला आता था वो आता था
तुरंत रिवीजन करेंगे क्विक। ये आता था, ये ब्लड इफिशियंसी का आता था, ठीक। और फिर दूसरी एफिशिएंसी नोजल की निकालते थे यार। नोजल की क्या होती थी एफिशिएंसी? एग्जिट पे हमको क्या मिलता था? हाफ mv1² अपॉन हीट एनर्जी इनलेट अपॉन आउटलेट। फिर हम लोगों ने क्या निकाला था? स्टेज इफिशियंसी निकाली थी यार। स्टेज इफिशियंसी क्या होता था? ब्लेड इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय नोजल इफिशियंसी। इतनी बातें हम लोगों ने कर रखी थी, इतनी बातें हम लोगों ने कर रखी थी, ये आप ध्यान रखो, इतनी बातें हम लोगों ने कर रखी थी। एक क्वेश्चन भी वहां से किया गया था कि यार एब्सोल्यूट वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी थी और हमसे पूछा था, न्यूमेरिकल किया था, फिर से बता रहा हूं, वहां पे हमसे क्या पूछा था? एब्सोल्यूट वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी थी v1 और पूछा था यार कि जो हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट है, जो हमारे पावर में या वर्क डन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी वैल्यू बतानी थी। तो मैंने आपको क्या बताया था? VW1 क्या होता है? VW1 हमारा क्या होता है? ये एक्सियल कंपोनेंट है, एक्सियल कंपोनेंट है। V1 का जब कंपोनेंट करोगे यहां से तो क्या आ जाएगा? VW1। और ये जो VF1 है, VF1 ये क्या है? रेडियल कंपोनेंट है, V1 sin α1। ये भी बात की तो, और इस पे न्यूमेरिकल आया था, उस बार किया था हम लोगों ने। आप समझ रहे हो? ये है क्विक रिवीजन, इसीलिए करा रहा हूं, फटाफट आपके दिमाग में एकदम पूरा रिमाइंड हो जाए कि यार हाँ ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। फिर हम लोगों ने उसमें क्या क्या पढ़ा था? फिर हम लोगों ने एफिशिएंसी पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात की थी। सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, उस पर कैसे निकालते हैं वो देख लो आप। उसमें हम लोगों ने क्या एक मिनट, हम लोगों ने क्या निकाला था? सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन। उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाला था। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना आता था? cos स्क्वायर अल्फा। कब आता था? जब ये रो ऑप्टिमम क्या आता था हमारा? ये क्या होता था? हमने बताया था इसको यार कि ये ब्लेड वेलोसिटी अपॉन एक्सियल वेलोसिटी होती थी, अब एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और ये कब आता था? जब ब्लेड वेलोसिटी इसके एब्सोल्यूट वेलोसिटी के हाफ हो। ये हम लोगों ने ये सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन का एफिशिएंसी ये याद होनी चाहिए, डायरेक्ट cos स्क्वायर अल्फा, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये निकाला था। फिर हम लोगों ने ये भी जानते थे कि जो हमारा ये ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो है वो होता था ब्लेड वेलोसिटी अपॉन एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और ये जो cos स्क्वायर अल्फा आता था वो कब आता था? जब वेट वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी या जेट वेलोसिटी के क्या हो जाए? हाफ हो जाए। ये दोनों इंपॉर्टेंट और यही बार बार पूछा गया है, आपको ध्यान करना पड़ेगा यार, ध्यान करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया था यार कि इसके बाद हम लोग ने बात किया था आपके रिएक्शन टरबाइन की। रिएक्शन टरबाइन में 100% रिएक्शन टरबाइन को क्या बोला था? हीरो टरबाइन बोला था, जिसमें फिक्स ब्लेड क्या होती थी? 0 होती थी, जिसमें एंथैल्पी ड्रॉप फिक्स ब्लेड में 0 होती थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया था? पार्सन टरबाइन की। पार्सन टरबाइन को क्या बोला था? 50% रिएक्शन टरबाइन, और उसकी कुछ कंडीशन होती थी। 100% को क्या बोला था? हीरो। और इसमें जो आपका डिग्री ऑफ रिएक्शन आता था वो 1 आता था। इसमें डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना आता था? इंपल्स टरबाइन में 0, क्योंकि मूविंग ब्लेड में जो एंथैल्पी ड्रॉप था वो है ही नहीं, 0 है। अब हम अगर पार्सन की बात करें, पार्सन टरबाइन की बात अगर हम करें तो उसकी कुछ क्राइटेरिया था, उसमें भी उसकी जो मैक्सिमम इफिशियंसी सबसे ज्यादा तो यही पूछता है, क्या आता था? 2 cos स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1। ये और ये कब आता था? जब वेट वेलोसिटी किसके बराबर हो जाए? एब्सोल्यूट वेलोसिटी के। ये समझ रहे हो आप बात को? और जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो ऑप्टिमम कितना आ जाएगा? ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो आपका 1, और यहां पे ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा? हाफ। ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, और मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, मैं सारी चीजें बता चुका हूं, और यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछता है,
बार बार यहीं से पूछेगा। आगे अब सीधे क्वेश्चन करते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। ये रिवीजन था, आपका रिवीजन करा दिया मैंने सारा कि कैसे है और कैसे याद करना है आपको। ये चीजें अगर याद कर ले रहे हो तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन स्टीम टरबाइन से पक्का आता है। इस पे क्या, एक तो ये आता है कि पार्सन टरबाइन क्या होती है। कभी कभी तो यही बोल देते हैं 50% रिएक्शन टरबाइन को क्या बोलते हैं, पार्सन बोलते हैं। 100% रिएक्शन टरबाइन को क्या बोलते हैं, हीरो टरबाइन बोलते हैं। सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन को क्या बोलते हैं, डी लेवल टरबाइन बोलते हैं। उसके इंपल्स टरबाइन के लिए ये जो आपका डिग्री ऑफ रिएक्शन वो कितना आता है, वो होता है 0। डिग्री ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा एंथैल्पी ड्रॉप मूविंग ब्लेड में होगा अपॉन टोटल एंथैल्पी ड्रॉप। टोटल एंथैल्पी ड्रॉप में मतलब स्टेज में एंथैल्पी ड्रॉप कितना हो रहा है, कितना आपके फिक्स ब्लेड में हो रहा है और कितना मूविंग ब्लेड में हो रहा है। ये आपके डिग्री ऑफ रिएक्शन की बात की थी। फिर डिग्री ऑफ रिएक्शन में जब हम लोगों ने बात की थी तो उस पर बात किया था कि यार इसमें क्यों 0 होता है इंपल्स में, क्योंकि मूविंग ब्लेड में एंथैल्पी ड्रॉप 0, तो इसका डिग्री ऑफ रिएक्शन 0। सीधे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। अब इस पे बात किया था हम लोगों ने यार हीरो में फिक्स ब्लेड में 0 था, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी है 1। और यहां पे जैसे ही पार्सन टरबाइन की बात की है, रिएक्शन ये आपका क्या आ जाएगा, रिएक्शन 50% बोला था, इसका डिग्री ऑफ रिएक्शन हाफ। ये सारा आपको याद करना पड़ेगा और याद होना चाहिए आपको, एकदम टिप्स पे होना चाहिए, तब आपके विद इन अ सेकेंड में क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड होंगे। इसके प्रूवमेंट में नहीं जाना ना, मैंने बताया है। ये चीजें आपको सीधे याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसकी प्रूवमेंट से कोई मतलब नहीं। वो मेंस में करेंगे यार, कभी कभी इनको प्रूव करने के लिए मेंस में आ जाता है, एसएससी जेई के मेंस में, उसमें करेंगे। अभी तो आपको सिर्फ ये याद करना पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तुरंत क्वेश्चन उठाते हैं यार। अब पहला क्वेश्चन क्या है ये देखो। आप एक चीज मैंने और भी बताई थी उसमें, अगर लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीम टरबाइन के एनालिसिस, ये क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। ये अभी आया नहीं है, आ सकता है, और कुछ नहीं करना। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है, विद इन ए सेकंड क्वेश्चन होगा। इसमें क्वेश्चन देखो आप क्या पूछ रहा है, 4 रो वेलोसिटी कंपाउंडेड स्टीम टरबाइन डेवलप्स टोटल 6400 किलोवाट। व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय द लास्ट रो, ये लास्ट होगा, लास्ट रो। मैंने एक फॉर्मूला बताया था वर्क डन का लास्ट रो का, आप जब देखो, नहीं देखे हो तो पिछली स्लाइड में जाके आप देखोगे ना, वर्क डन का हमने लास्ट रो के लिए एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, ऐसे ही लिखा था वहां पे कि जितना टोटल वर्क है, टोटल वर्क अपॉन 2 की पावर n, ये बताया था। ये याद होना चाहिए। ये आया नहीं है, आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं, आ सकता है, प्रोबेबिलिटी पूरी है, ये आ सकता है। तो कुछ करना नहीं है, जितना वर्क डन आपका टोटल आया है ना। अब यहां से पहले एक बात बताओ, कितने रो बोल रहा है, 4 रो, एन की वैल्यू कितनी हो गई 4। टोटल वर्क कितना दे रखा है, टोटल वर्क कितना दे रखा है 644 किलोवाट, ये दे रखा है। रख दो वैल्यू जरा आप, तो वर्क डन जो निकलेगा लास्ट स्टेज का वो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क कितना है अपॉन कितना, 2 की पावर कितना 4। ये कितना हो गया, जब इसको करोगे ना तो आपका आ जाएगा 400। ये ध्यान होना चाहिए, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, जिसकी प्रोबेबिलिटी है आने की वो कुछ छोड़े वड़ेंगे नहीं। बस एक बार देखना ही तो है, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए तो बता रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो स्टीम टरबाइन में आ सकता है मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। यह क्वेश्चन आ सकता है और इसका फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया है। जाके आप स्लाइड देखोगे तो उसमें लिखा है सीधे ये फॉर्मूला कि लास्ट रो के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अगर हमको टोटल वर्क डन दे रखा है। तो ये है, ये तो कई लोग देखे भी नहीं होंगे, इससे पहले नहीं पता होगा उनको, लेकिन ये पता है जब आ जाएगा तो आपको लगेगा यार नया क्वेश्चन आ गया। नहीं, उससे पहले ही कर लेंगे। जितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है ना क्वेश्चन बनने की, यही खत्म करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखें नया नहीं लगना चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, आराम से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और आप कर सकते हो ये।
15 सेकंड लगेगा आपको। अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट, अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान है तो क्या है, 6400/2⁴ 16 डायरेक्ट मारोगे आप, डिवाइड करने पे 400 आएगा, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन करना है, बस रिवीजन तो इसीलिए कर, आप देखो आप ये क्वेश्चन, ये भी आ सकता है और आया है इस पे क्वेश्चन। क्या लैंग्वेज चेंज कर सकता है वो मैंने किया। क्या बोल रहा है, इन हाफ डिग्री रिएक्शन पार्सन टर्बाइन ऑपरेटिंग एट ए डिजाइन कंडीशन द एंथैल्पी ड्रॉप ऑफ स्टीम इन वन स्टेज ऑफ टर्बाइन अकर्स। सबसे पहले जब ये आ जाए ना आपका ये, तो ये इसको आपको तुरंत ध्यान होना चाहिए यार, 50% रिएक्शन टर्बाइन। कुछ चीजें तो तुरंत ध्यान होनी चाहिए। जैसे ही जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ना, इस तरीके से करो यार, इसके लिए सारी बातें लिख लो यार। डिग्री ऑफ रिएक्शन इसके लिए हाफ आता था। हाफ कैसे आता था कि जो एंथैल्पी ड्रॉप मूविंग ब्लेड में होती थी वो फिक्स ब्लेड के बराबर हो जाती थी। तभी तो हम डिग्री ऑफ रिएक्शन जब निकालते थे तो कैसे निकालते थे, डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता था, मूविंग ब्लेड में एंथैल्पी ड्रॉप अपॉन डेल्टा एच फिक्स ब्लेड में प्लस डेल्टा एच मूविंग ब्लेड में। अब ये मैंने क्या बताया, इसमें बराबर हो जाता था, रख दो वैल्यू आप। जब रखोगे ना यहां पे डेल्टा एच मूविंग ब्लेड अपॉन 2 डेल्टा एच मूविंग ब्लेड, कितना आ जा रहा है, R = 1/2। अगर इसको परसेंटेज में निकालोगे R 50%। इतनी बातें तुरंत ध्यान होनी चाहिए अगर ये नाम आपने सुना 50% रिएक्शन टर्बाइन। अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, इंटायरली इन द फिक्स ब्लेड। नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये बराबर हो, यानी हाफ मूविंग ब्लेड में जा रहा है और हाफ किस में जा रहा है, फिक्स ब्लेड में। तभी तो ये डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या आ रही है इसकी, हाफ। अगर फिक्स ब्लेड में सिर्फ जाता तो फिक्स ब्लेड की वैल्यू यहां पे 0 रख देते तो ये क्या हो जाता, ये तो सिर्फ किस में होता था, हीरो टर्बाइन में। क्योंकि इसको अगर इंटायरली इन फिक्स ब्लेड मतलब डेल्टा एच मूविंग ब्लेड 0, और जब ये 0 कर दोगे तो डिग्री ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1, यानी 100%। और 100% को क्या बोलते हैं, हीरो टर्बाइन। ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन को पकड़ो तो पूरा निचोड़ लो, रिवीजन कर लो, इस तरीके से क्वेश्चन लो। और इस तरीके से मैं ले रहा हूं कि एक क्वेश्चन से आपको सारा रिवीजन करा दूंगा मैं, बार बार बोल के। ये हो गया खत्म, ये तो हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि अगर इंटायरली इन फिक्स ब्लेड है यानी मूविंग ब्लेड में एंथैल्पी ड्रॉप 0, रख दो 0 जरा, क्या आ रहा है, 0 रखोगे तो कितना आ रहा है आपका, 1 आ जाएगा। अब दूसरा देखो आप, इंटायरली इन मूविंग ब्लेड, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, क्योंकि ये वैल्यू अगर आप बराबर रख रहे हो ना तो हाफ आ रहा है आपका, तो हाफ इन अ फिक्स ब्लेड एंड हाफ इन अ मूविंग ब्लेड, ये सही है, ये सही है। आप समझो, समझना पड़ेगा इस तरीके से कि कैसे हाफ आता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हाफ इन अ फिक्स ब्लेड एंड हाफ इन अ मूविंग ब्लेड। इसी तरीके से इसका डिग्री ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते हैं। तुरंत ध्यान होना चाहिए आपको, रिवीजन जब करो ना। और मैं सबसे बेस्ट तरीका, वो समय जा चुका है थ्योरी पढ़ने का, हो गया। अब क्वेश्चन लेके आप प्रैक्टिस करो कि क्या आप भूल रहे हो। और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का तो मैं करा ही रहा हूं, आपके बॉयलर्स ऐसे ही खत्म किया है। 67 क्वेश्चन आप समझो, जाके देखना आप, कोई भी क्वेश्चन आपको छूट जाएगा बॉयलर से तो बताना आप। बॉयलर परफॉर्मेंस तक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया मैंने। फिर मैंने स्टीम नोजल, लास्ट क्लास देखना आपने, कितना लो लेवल से हाई लेवल, जितना मैक्सिमम एसएससी जेईई में पूछ सकता है ना, वो भी करा दिया है। फिर यहां पे स्टीम टरबाइन शुरू किया है। स्टीम टरबाइन में भी आज चौथी क्लास है, कुछ भी छोड़ नहीं रहे। और क्वेश्चनों के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा, और आपको अभी पता चल रहा होगा कैसे इसका 50% रिएक्शन टरबाइन नाम पड़ा है। ऐसे पड़ा है, ऐसे, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। परसेंटेज में कितना आ रहा है, 50% आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ आप, इफ VI बी द इनलेट एब्सोल्यूट वेलोसिटी टू द ब्लेड, VB बी द टेंजेंशियल ब्लेड वेलोसिटी एंड अल्फा बी द नोजल एंगल, देन फॉर मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी फॉर अ सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन के लिए क्या होगा बताओ। VI is the inlet absolute velocity to the blade. VB is the tangential blade velocity.
तुरंत आपके दिमाग में छपना चाहिए यार, तुरंत, कि जो हमारा सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन है उसमें मैक्स इफिशियंसी कितनी आती थी, मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी आती थी, कॉस स्क्वायर अल्फा। और हम लोगों ने रो ऑप्टिमम का फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे। रो ऑप्टिमम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ब्लेड वेलोसिटी अपॉन एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो दे रखा है VI, वो किसके बराबर आता था, कॉस अल्फा बाई 2k। ये पढ़ा था हम लोगों ने एनालिसिस। देख लो आप कौन सा सही है। तुरंत याद होना चाहिए यार, ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। अब याद है आपको तो आप देखोगे यार, एक तो ये हो ही नहीं सकता कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो ही नहीं सकता कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये तो मैक्सिमम एफिशिएंसी है ना, ये तो रेशियो थोड़ी ना होगा। फिर आपने देखा यार 2 ऑप्शन बचे। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कब आता है और ये कब आता है। ये आता है सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में। ये कब आता है, ये कब आता है, पार्शन टरबाइन में। ये कब आता है, पार्शन टरबाइन में। उसकी एफिशिएंसी कितनी आती है पार्शन टरबाइन की, ये आता है आपके पार्शन टरबाइन में। और वहां पे एफिशिएंसी कितनी आती है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। वहां पे जो रो ऑप्टिमम आता था वो कितना आता था, ब्लेड वेलोसिटी अपॉन एब्सोल्यूट वेलोसिटी कॉस अल्फा, वही दे रखा है। ऑप्शन को ये पता होनी चाहिए, यही चीजें घुमा फिरा के पूछेगा यार। वो कब पूछा गया, SSC JEE 2014 में। कुछ नहीं करेगा, यही देगा, यही देंगे वो, इससे बाहर नहीं जाएंगे वो। अगर ये बातें आपको पता है, ये पता है आपको सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन के लिए, ये पता है आपको कि कब, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन के लिए। और ये कब पता है आपको, ये रिएक्शन टरबाइन है, कब, 50% रिएक्शन टरबाइन, 50% रिएक्शन टरबाइन मतलब पार्शन टरबाइन। ऐसे क्वेश्चन करो आप ऑप्शन के साथ और रिवीजन के साथ, आपको ये मजा आ गया हो गया है कि ये फॉर्मूले से यार सारे क्वेश्चन इसी से हो रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है, और कुछ नहीं, 2 ही फॉर्मूले ध्यान करने, एक सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन के लिए, एक पार्शन टरबाइन के लिए। सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन के लिए जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है वो कॉस स्क्वायर अल्फा होती है, जिसमें जो हमारा ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो आता है वो होता है ब्लेड वेलोसिटी अपॉन कौन सी वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और उसका जो रेशियो आता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए वो हाफ आता है। कॉस अल्फा के टर्म में कॉस अल्फा बाई 2 आता है। अगर हम पार्शन टरबाइन की बात करें, अगर हम पार्शन टरबाइन की बात करते हैं तो उसमें पूरी कंडीशन क्या होती थी यार, मैक्सिमम एफिशिएंसी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होती है। अगर हम ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करें तो वहां पे जो ब्लेड वेलोसिटी होती है और एब्सोल्यूट वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है, 1। इतनी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, याद छप जाना चाहिए। नहीं ध्यान है तो क्वेश्चन के थ्रू आप ध्यान करो, ये याद होनी चाहिए एकदम। 2014 का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं चेंज करेंगे 2023 में, कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, इसी लैंग्वेज को चेंज करके फॉर्मूला दे देंगे। अभी ये पूछा है, यहां पार्शन डाल देंगे, बस यही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो आपको दोनों कंडीशन जब अभी यहां कर रहे हो, घर पे भी प्रैक्टिस करो ना, तो ऑप्शन को ये नहीं कि ये ऑप्शन लगा के बस निकल लिए, नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। और ऑप्शन को देखो यार कि यार ये ऑप्शन जो दे रखा है ये किसका लिए है, तुरंत रिवीजन कर लो कि यार पार्शन टरबाइन के लिए दे रखा है, 50% रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं उसको। उसमें जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है वो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। उसमें जो ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो आता है वो ब्लेड वेलोसिटी अपॉन एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और उनका जो रेशियो होता है वो 1 के बराबर होता है। कॉस अल्फा के टर्म में कॉस अल्फा के बराबर होता है। ये याद होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। और एक कंडीशन बताई थी मैंने एनालिसिस आप कि जो पार्शन टरबाइन होते हैं उसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है इनलेट की, वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है एग्जिट के बराबर। VR1 इक्वल्स टू V2, VR2 इक्वल्स टू V1, अल्फा 1 इक्वल्स टू बीटा 1, अल्फा 2 इक्वल्स टू बीटा 2। ये सब ध्यान होना चाहिए आपको, ध्यान होना चाहिए, तभी तो ये सिमेट्रिक बनता है, तभी ये सिमेट्रिक बनता है। इसका नाम सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक बोल देगा पार्शन टरबाइन की बात कर रहे हो, डिग्री ऑफ रिएक्शन उसकी हाफ आती है, इसीलिए उसको 50% बोलते हैं। इतना तुरंत ध्यान होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये SSC JEE 2014
कुछ बढ़िया नहीं है। अगर आपको फार्मूले ध्यान है, जितना मैंने फॉर्मूला बताया है उस तरीके से ध्यान है, तो विद इन अ सेकंड क्वेश्चन निकलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है बस, और कुछ किसी में भी टाइम नहीं लगेगा। देखो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए सिंगल स्टेज इंपल्स टर्बाइन विद डायमीटर 120 सेंटीमीटर रन्स एट 3000 आरपीएम इफ द ब्लेड स्पीड रेशियो, जिसको रो ऑप्टिमम हम लोग वहां लिख रहे थे, कितना दे रखा है 0.42। द इनलेट वेलोसिटी ऑफ द स्टीम विल बी, इनलेट वेलोसिटी ऑफ द स्टीम विल बी, यानी जो इनलेट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इनलेट वेलोसिटी, V1 की वैल्यू पूछ रहा है यार आपसे। पहले सारी वैल्यू रख लो। डायमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी, 120 सेंटीमीटर, इसको कर लो जरा, 120 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक। दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है। एन की वैल्यू दे रही है कितना, 3000 आरपीएम, ये दे रखा है। अब आपको क्या ब्लड स्पीड रेशियो कितना दे रखा है, ये ब्लड स्पीड रेशियो कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है। क्या होता है ब्लड स्पीड रेशियो, पहले तो यही बताओ। ये होता है ब्लड वेलोसिटी अपॉन एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये होता है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.42। और आपसे पूछ क्या रहा है, द इनलेट वेलोसिटी ऑफ द स्टीम, यानी V1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है बस। अब क्या करना, कुछ भी नहीं करना, सारी वैल्यू दे रखी, कैलकुलेट कर लो। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि ब्लड स्पीड रेशियो क्या होता है, ब्लड वेलोसिटी अपॉन एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अगर ये आपको पता है तो कुछ है ही नहीं। और ब्लड वेलोसिटी का भी फॉर्मूला मैंने वहां पे बताया है। क्या बताया है, VB को ही U से दिखाते थे और उसको क्या लिखते थे, पाई DN बाई कितना 60, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, 60 से कर दिए तो U। अब रख दो यार जरा वैल्यू, पाई D की वैल्यू कितनी है यार, D की वैल्यू कितनी है डायमीटर की, 120 इंटू 10⁻⁻², और N की वैल्यू कितनी है, 3000 है, अपॉन कितना 60, ये हो गया। यहां से आप U की वैल्यू निकाल लो। अगर U की वैल्यू आप निकाल लिए, यहां से U की वैल्यू आपको निकाल लोगे, U की। अब आप यहां पे U मतलब VB के बराबर है ना, ब्लड वेलोसिटी। अब इसकी वैल्यू यहां रख दो, कैसे रखोगे, 0.42 इक्वल्स टू कितना दे रखा है ब्लड वेलोसिटी, पाई इंटू 120 इंटू 10⁻⁻² इंटू 3000 अपॉन कितना V इनलेट। अब यहां से V1 की वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हो, पाई इंटू 120 इंटू 10⁻⁻² इंटू 3000 अपॉन कितना 0.42, बस निकाल लो। बस फार्मूला ध्यान रखने की जरूरत है, फार्मूला ध्यान रखने की। अगर आपको फार्मूला ध्यान है, विद इन सेकंड हो जाएगा, विद इन सेकंड हो जाएगा। बस इस तरीके से करना है आप, कि अगर वैल्यू निकाले, एक दो क्वेश्चन ऐसा देते हैं। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि जो क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं ना, उनको कुछ क्वेश्चनों को आप विद इन सेकंड करो, ताकि मान लो इसमें कुछ अब जैसे इसमें कैलकुलेशन है कैलकुलेशन, तो उनमें समय निकाल के यहां पे टाइम दो। उन थ्योरी वाले क्वेश्चन को देखो, विद इन सेकंड करो, जो समय वहां बच जाएगा ऐसे क्वेश्चनों में लगाओ यार, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना ही है, क्योंकि समय तो लगेगा यार, थोड़ा तो समय लगेगा, 1 मिनट इसमें लग सकता है पूरा प्रोसेस को करने। तो आपको थ्योरी में क्वेश्चन में जब आप देखो ना, तो वो क्वेश्चन विद इन ए सेकंड देख के लगने चाहिए यार, कि हाँ वो गलत नहीं होने चाहिए। वो जो समय आप बचा लोगे, ऐसे क्वेश्चनों में आप समय दे सकते हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सिंपल है यार कट कर लोगे, नहीं करोगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा यार। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450 लगभग बराबर में। ये ऑप्शन सही होगा आपका बी। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो आपके जो ये न्यूमेरिकल वाले नहीं है, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, उनको आप विद इन ए सेकेंड में करो। तो ऐसे क्वेश्चन में 10 से 12 न्यूमेरिकल दे रहे हैं आजकल एसएससी जेईई वाले, 10 तो आ ही जाता है, और कुछ तो ज्यादा कैलकुलेटिव दे देते हैं जानबूझ के आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। तो नहीं, ऐसा नहीं, आप 80 क्वेश्चन इस स्पीड से करो ना कि आपको इन सब क्वेश्चनों के लिए आपको समय मिल जाए, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कुछ होता नहीं है। बस फार्मूला लगाओगे आप, बस क्या कर देंगे, ये पोर्शन जैसे है कैलकुलेशन कर देंगे आपको, बस कैलकुलेटिव रहेगा बस।
कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगता, सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा रहती है। आप कोई भी एसएससी जेईई का वो टाइम वेस्ट करने के लिए आपका क्वेश्चन देते हैं। आप अब जैसे इसमें उलझ गए तो आप करते रहोगे, नहीं करना है आप। पहले थियरी वाले क्वेश्चन आप कर लो, इसमें समय बचाओ, फिर इसको आके अटेम्प्ट करो। इस तरीके से करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट देखो आप। फिर रीहीट फैक्टर ऑफ आवर मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन इज द रेशियो ऑफ, बताओ। ये तो बहुत बार बताया मैंने, ये तो बहुत बार बताया। मूविंग ब्लेड अपॉन डेल्टा एच फिक्स ब्लेड प्लस डेल्टा एच मूविंग ब्लेड। देखो कौन सा ऑप्शन सही है। इनलेट टेम्परेचर, ये तो कोई है ही नहीं। ये कम्युलेटिव एंथैल्पी ड्रॉप टू द टोटल आइसेंट्रोपिक ड्रॉप, ये थोड़ा गलत लिखा है, आइसेंट्रोपिक होगा, आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी टोटल होता है। और देखो ये टोटल ऊपर नहीं, ये तो नहीं हो सकता। टोटल आइसेंट जैसे टोटल हुआ वो तो गलत ही हो गया, ये आपका आइसेंट्रोपिक होगा। बस खत्म। डिग्री ऑफ रिएक्शन पे तो आपने इतने क्वेश्चन कर लिए। ये टोटल वाला ऊपर तो है ही नहीं, टोटल तो नीचे आएगा। और इनलेट टेम्परेचर टू द एग्जिट टेम्परेचर, ये तो है ही नहीं। क्या हो गया? क्युमुलेटिव हीट एंथैल्पी ड्रॉप टू द टोटल आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी। टोटल में क्या क्या आ जाएगा? आपका फिक्स वाला भी आ जाएगा और मूविंग वाला भी आ जाएगा। इस तरीके से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम रेशियो ऑफ ब्लेड स्पीड टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ जेट स्पीड फॉर द डी लेवल एंड पार्सन टरबाइन। बताओ आप। इसको तो बार बार यार करने की अब जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, याद करना चाहिए। 3 क्वेश्चन पीछे भी मैं करा चुका हूं कि यार इसके लिए क्या आता है। टेंजेंशियल कंपोनेंट जेट वेलोसिटी, डी लेवल टरबाइन यानी सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन। अब देखो डी लेवल का मतलब अगर आप नहीं जान रहे हो ना कि सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन होता है तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। बार बार मैंने बताया, जब भी ये मैंने बताया सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन का नाम लिया, मैंने डी लेवल टरबाइन बोला है। रिएक्शन टरबाइन में जब भी मैंने 50% रिएक्शन टरबाइन बोला, पार्सन टरबाइन बोला है, 100% रिएक्शन टरबाइन वहां पे हीरो टरबाइन बोला है। क्यों? क्योंकि याद हो जाए। अब सीधे बताओ आप, इसमें क्या पूछ रहा? ऑप्टिमम रेशियो ऑफ ब्लेड स्पीड। तो हमने सीधे पढ़ा था यार, सिंगल स्टेज यानी उसके लिए कितना होता था? ब्लेड वेलोसिटी और जेट वेलोसिटी के बीच का रेशियो हाफ होता था। ये बार बार कर चुके हैं। अब इस ये तो तुरंत देख के मारो आप। और पार्सन टरबाइन के लिए कितना होता था? पार्सन टरबाइन के लिए आपका ब्लेड वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी 1 के बराबर होता था। ये है, बार बार करते यार। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है। हाफ फॉर डी लेवल टरबाइन, 1 फॉर पार्सन टरबाइन। खत्म, निकलो, खत्म। तेजी के साथ करेंगे। वो क्वेश्चन को बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जिसको पीछे 3 बार कर चुके हैं। ये चीज ये नहीं करना है और ये याद होना चाहिए आपको। इसी पे मैक्सिमम वैल्यू आती है एफिशिएंसी की कॉस स्क्वायर अल्फा। किसके लिए आती है? डी लेवल टरबाइन के लिए। 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके लिए आती है? पार्सन टरबाइन के लिए, 50% रिएक्शन टरबाइन के लिए। तो इस स्पीड से आपका रिवीजन भी होना चाहिए। अब समय आ गया है रिवीजन करने का क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यार। द डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ इंपल्स टरबाइन। ये तो मैंने पहले ही जब रिवीजन में कराया था तभी लिखा दिया था। आप देखो ये क्या लिखा है? डिग्री ऑफ रिएक्शन इंपल्स सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में कितना? 0, क्योंकि मूविंग ब्लेड में एंथैल्पी ड्रॉप 0, प्रेशर कांस्टेंट रहता था। ये सब समझा चुके हैं, इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन सबको पता होगा। इंपल्स टरबाइन में जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। 0 इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से आप कह रहे हो तो एक बार रिवीजन कर लो यार। सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन, या इसको क्या बोलते हैं? डी लेवल टरबाइन। इसके लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना होता है? 0 होता है। 100% रिएक्शन टरबाइन, इसको क्या बोलते हैं? हीरो टरबाइन। हीरो, इसमें कितनी आती है डिग्री ऑफ रिएक्शन? 1 आती है। और एक क्या होता है? 50% रिएक्शन टरबाइन। 50% रिएक्शन टरबाइन में इसको क्या बोलते हैं? पार्सन टरबाइन। नाम भी याद होने चाहिए आपको यार, इसी पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ये कितना आता है? हाफ। ये ध्यान होना चाहिए आपको, ध्यान होना चाहिए। खत्म। इससे ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा।
इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ये अगर आपको ध्यान है, जितना मैंने बताया है इससे बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। अब की बार 50% का पूछ रहे हैं, कल 100% पे पूछ लेंगे। अभी तो ये पूछा ही, तैयार रहो आप। नाम जानते रहो, 100% रिएक्शन टरबाइन को बोलते क्या है, 50% रिएक्शन टरबाइन को बोलते क्या हैं, करना पड़ेगा यार। अब लास्ट टॉपिक स्टीम टरबाइन का आता है, स्टीम टरबाइन की गवर्निंग। ये इससे भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए बता दे रहा हूं। कुछ क्वेश्चन आते हैं स्टीम टरबाइन गवर्निंग से। क्या है ये गवर्निंग? गवर्नर आपने सुना ही होगा, वही है, स्पीड को कंट्रोल करेगा विद कांस्टेंट लोड के साथ, वही है गवर्नर। अगर आप टॉप में भी पढ़े होते। गवर्निंग का मतलब क्या है स्टीम टरबाइन? कि कभी कभी क्या होता है ना, कांस्टेंट लोड पे तो चलता नहीं है यार टरबाइन जो अपना है। कभी लोड ज़्यादा चाहिए होगा, कभी लोड कम चाहिए होगा, कभी इलेक्ट्रिसिटी हमको ज़्यादा जनरेट करनी पड़ सकती है टरबाइन से, कभी हमको जैसे विंटर में हमको कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ सकती है, गर्मियों में हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ सकती है। तो गवर्निंग का मतलब वही है। क्या है जरा देखो जरा। द पर्पज ऑफ गवर्निंग इज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ टरबाइन फेयरली कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड। यही पे क्वेश्चन बनाता है सीधे इसी लाइन पे कि गवर्निंग होती क्या है। क्या करने के लिए? मेंटेन द स्पीड ऑफ टरबाइन। जब लोड हमारा जब ज्यादा डिमांड हो या कम डिमांड हो, उसके रिस्पेक्ट में हम इसकी स्पीड को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। यही होता है गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन विद रिस्पेक्ट टू द लोड। जो अगर हम स्पीड जो है टरबाइन की कांस्टेंट रख सकें, वही होता है गवर्निंग। अब इस लाइन को आपको भूलना नहीं है कि द पर्पज ऑफ गवर्निंग इज टू मेंटेन द स्पीड टू द टरबाइन फेयरली कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड। अब देखो क्यों, द स्टीम टरबाइन इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ डिजाइन लोड और इकोनॉमिक लोड। समटाइम इट इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एट अ लोड डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब जब ज्यादा जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है यार, तो उस समय लोड बढ़ जाता है। कभी कम जरूरत पड़ती है तो वहां पे लोड कम हो जाता है। उसके रिस्पेक्ट में स्पीड को कंट्रोल करने की को ही हम क्या बोल रहे हैं, गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन। अब ये छप जाना चाहिए, जब भी अगर गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन आए तो तुरंत दिमाग में हो जाना चाहिए यार कि यार इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत कभी ज्यादा पड़ती है हमको, कभी कम पड़ती है। फिक्स नहीं है, ये लिखा है ना, फिक्स नहीं है ये। Sometime it is required to operate at a load different from the design or economic load. ये ध्यान होना चाहिए आप। सिंपल भाषा में आप समझो कि यार इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम टरबाइन हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। कभी यार इलेक्ट्रिसिटी की हमको ज़्यादा जरूरत पड़ती है, कभी हमको इलेक्ट्रिसिटी की कम जरूरत पड़ती थी। इसका मतलब क्या है, उस पर लोड ज़्यादा होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी, और कभी कभी कम जनरेट करनी पड़ेगी। तो एक कांस्टेंट लोड के लिए तो नहीं कर सकते ना यार। तो उस स्पीड को मेंटेन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गवर्निंग। अब नहीं भूलोगे आप, अब नहीं भूलोगे। और ये कितने टाइप से की जाती है वो भी देख लो आप। क्या द डिफरेंट मेथड विच आर कॉमनली यूज्ड इन गवर्निंग स्टीम टरबाइन आर थ्रॉटल गवर्निंग, नोजल कंट्रोल गवर्निंग और बाईपास गवर्निंग। तुरंत देखेंगे यार क्या है। जरा आप थ्रॉटल गवर्निंग का मतलब देखो। थ्रॉटल गवर्निंग का क्या मतलब है? थ्रॉटल गवर्निंग में क्या करते हैं? थ्रॉटल का मतलब क्या है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस आपने थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ा होगा, यानी प्रेशर को डिक्रीज कर देना। प्रेशर डिक्रीज होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में। तो मतलब क्या है, इनलेट ऑफ स्टीम टरबाइन में प्रेशर को डिक्रीज कर दो। प्रेशर को जैसे ही आप डिक्रीज किए, मतलब वहां पे जो अवेलेबल एनर्जी है ना वो कम हो जाएगी। अब देखो फटाफट समझना है यार इसको। देखो यहां पे इसके उसमें क्या रखते हैं, एक गवर्नर लगा देते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर लगा देते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को लगा देते हैं, उसको अटैच करते हैं किससे, एक बेवल गियर से, और इससे शाफ्ट जो जुड़ी होती है वो टरबाइन से जुड़ी होती है। और यहां से एक फलक्रम लगाते हैं लीवर, और ये हमारा वाल्व है जहां से स्टीम हमारा ये खुलेगा तो जा रहा है स्टीम यहां से। अब क्या करते हैं, जब कभी कभी हमको क्या होती है जरूरत, लोड की मान लो ज्यादा हो गई, मान लो लोड की ज्यादा जरूरत होगी, यानी हमको जब लोड ज्यादा होगा तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगा।
लोड ज़्यादा होगा तो स्टीम कम, जो हमारा ये स्पीड टरबाइन की है वो कम हो जाएगी ना। अब उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, ये गवर्नर है अपना सिस्टम, गवर्नर ये क्या है, घूमना स्टार्ट करेगा और यहां से जैसे ही घूमना स्टार्ट करेगा अंदर की ओर ये वाल्व खुल जाएगा और स्टीम का फ्लो हो जाएगा। यहां पे बस समझना है, समझना है। ये बीवल गियर है, यहां से आपका अटैचमेंट यहां से लगा रहता है। कुल मिला के आपको सिर्फ इसमें इतना समझना है क्या, कि जैसे ही टरबाइन पे लोड ज्यादा हुआ स्पीड कम हो गई। अब उस स्पीड को हमको मेंटेन करना है। अब उस स्पीड को मेंटेन कैसे करेंगे यार, ये इसके लिए ये अरेंजमेंट लगा रखा है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ये बॉल अंदर की ओर आएंगे और ये जो मेन वाल्व है खुल जाएगा और स्टीम यहां पे चली जाएगी और जब ज्यादा स्टीम पड़ेगी स्पीड अपना आप मेंटेन हो जाएगी। ये है आपका थ्रॉटल गवर्नर। इतना ही करना है और इतना ही समझना है आप। बस इस पे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि थ्रॉटल गवर्निंग में क्या प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस पे आप ये बता सकते हो कि इनलेट पे जैसे ही स्टीम इनलेट पे जा रही वहां पे प्रेशर को डिक्रीज करके अवेलेबल एनर्जी को कम कर देते हैं। ये एक पूछ सकता है, बाकी इसमें कुछ पूछा नहीं है अभी तक सिर्फ पूछा है कि गवर्निंग होती क्या है। अब सेम आओ दूसरा देखो, आप नोजल कंट्रोल गवर्निंग की बात कर लो। नोजल कंट्रोल गवर्निंग में क्या है, नोजल लगा देते हैं डिफरेंट वाल्व के साथ। जब हमको लोड ज्यादा जरूरत होती है, लोड ज्यादा हो गई तो यार इस टरबाइन की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई स्पीड। जब हमको टरबाइन की स्पीड कम हो गई तब हमको स्टीम ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, डिफरेंट देखो नोजल लगे हैं यहाँ पे, यहाँ वाल्व इसका है, ये सेकंड है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, जैसे अभी 1-2 बंद है, हमको लोड ज्यादा पड़ गया, स्पीड बढ़ानी है तो 2 वाल्व को खोल देते हैं और यहां से फिर स्टीम आके फिर स्पीड को मेंटेन कर लेती है। बस यही है नोजल गवर्निंग। जब हमको कम जरूरत पड़ती है, हमारा लोड की जरूरत कम है, इलेक्ट्रिसिटी हमको कम जनरेट करनी है, यानी हमको स्पीड की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो ये वाल्व को बंद कर देते हैं। जब लोड बढ़ता है, स्पीड हमारा बढ़ता है, उसके लिए क्या करोगे, ये नोजल से जो वाल्व जुड़े हैं ना उसको ओपन कर देता है ताकि स्टीम फ्लो होके यहां पे आ जाए और उसके स्पीड को क्या कर ले, मेंटेन कर ले। बस यही है नोजल गवर्निंग। इस पे भी अभी क्वेश्चन आया नहीं है। ये पूछ सकते हैं इसमें कि गवर्निंग मेथड कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान होने चाहिए वो। एक थ्रॉटल गवर्निंग है, एक नोजल गवर्निंग है और एक बाईपास गवर्निंग है। बाकी उन्होंने पूछा है कि गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन करते कैसे, भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं। थर्ड क्या है, बाईपास गवर्निंग। बाईपास गवर्निंग में क्या है, बाईपास सर्जरी आप सुने होंगे कि यार हार्ट की बाईपास सर्जरी हो रही। बाईपास का मतलब क्या है कि एक अगर मान लो स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, मान लो ये 2 लगे हैं, यहां पे रोटर लगे हैं और यहां से स्टीम आ रही है, अपनी स्टीम आ रही है, यहां मान लो वाल्व लगा हुआ है। अब क्या करते हैं कि ये स्टीम या तो फर्स्ट स्टेज में जाए फिर सेकंड स्टेज में जाए। मान लो यहां पे हमको लोड की ज्यादा जरूरत है तो ये हम लोग यहां से बाईपास कर देते हैं, यहां पे एक वाल्व लगा देते हैं, वाल्व लगा देते हैं ताकि ये स्टेज 1 में ना जाके सीधे कहां जाए, स्टेज 2 में जाए। यही है बाईपास। बाईपास का मतलब क्या है कि मान लो ये पहले ये था और यहां पे रोटर लगा था और ये हमारा टरबाइन है, कई स्टेजों में होती है। हम मान लो पहले स्टेज में नहीं करते, हमको डायरेक्ट यहां पे लगानी है, स्टीम भेजनी, तो हम वहां पे बाईपास कर देते हैं। इतना ही काम है बस, और इतना ही आपको जानना है। अभी इस पे क्वेश्चन आया नहीं है। इसका यूज कब किया जाता है, जब ओवरलोड की कंडीशन होती है। ओवरलोड की कंडीशन में हम बाईपास गवर्निंग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आया हुआ है। बस आपको गवर्निंग में कितना जानना है मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं कि बस आपको पहली बात तो गवर्निंग स्टीम ऑफ टरबाइन की करते क्यों। कभी कभी क्या होता है, जिस लोड पे हम स्टीम टरबाइन को डिजाइन करते हैं ना, उस पे नहीं, हमारा कभी कभी लोड बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी की हमको ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा स्पीड ऑफ टरबाइन कम होगी, जैसे ही स्पीड कम होगी उसको कांस्टेंट बनाने के लिए स्पीड को, उसी को हम गवर्निंग कहते हैं। गवर्निंग 3 तरीके से करते हैं, एक थ्रॉटल गवर्निंग करते हैं, एक नोजल गवर्निंग करते हैं और एक बाईपास गवर्निंग करते हैं। थ्रॉटल गवर्निंग में क्या करते हैं, इनलेट ऑफ स्टीम पे प्रेशर को कम कर देते हैं और अवेलेबल एनर्जी वहां पे कम हो जाती है। फिर उसमें क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट लगा होता है, उसमें कुछ करते नहीं, जैसे ही लोड हमारा बढ़ता है, स्टीम टरबाइन की स्पीड कम होती है, वहां से फिर हम नोजल के द्वारा, जो हमारा गवर्नर लगा है, गवर्नर के द्वारा वहां पे स्टीम सप्लाई करते हैं।
नोजल गवर्निंग में क्या है, 2-3 नोजल सेटअप लगा होता है। जब हमको लोड ज़्यादा हो जाती है, स्टीम टरबाइन की स्पीड कम हो जाती है, तो दोनों इस सिस्टम द्वारा वाल्व को खोल देते हैं और स्टीम जाके वहाँ पे हमारे ब्लेड पे पड़ती है और हमारी स्पीड को मेंटेन कर देती है। बाईपास गवर्निंग कब यूज करते हैं, ओवरलोड कंडीशन में। बाईपास गवर्निंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। स्टेज कई स्टेजों में होती है वहाँ पे, तो ये पहले स्टेज में ना भेज के डायरेक्ट उसको सेकेंड स्टेज में भेजे, वो क्या कहलाती है, बाईपास गवर्निंग। आओ क्वेश्चन कर लेते हैं अब। क्या है ये, देखो आरआरबी जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, ही आ सकता है एसएससी जेई में भी आ सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहो। गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द स्पीड ऑफ ए स्टीम टरबाइन कांस्टेंट फॉर वेरियस लोड कंडीशन इज नोन एज, क्या बोल रहा है, मेंटेनिंग द स्पीड ऑफ ए स्टीम टरबाइन। क्या है, रीहीटिंग नहीं, गवर्निंग है, बस खत्म हो गया। अगर आपको पता है तब तो आप तुरंत कर लोगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे आप, इसीलिए कोई चीज छोड़ा नहीं है। अगर एक भी जेईएन एग्जाम में आया है, वो टॉपिक मैं बता रहा हूं और उसके क्वेश्चन लिए हैं मैंने और उसको प्रॉपर तरीके से बताया है, समझा के। ये हो गया खत्म क्वेश्चन। अब देखो यहां पे थ्रॉटल गवर्निंग इन ए स्टीम टरबाइन, अगर थ्रॉटल गवर्निंग से क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा। ये तो आप थर्मोडायनेमिक्स से भी कर सकते हो कि थ्रॉटल गवर्निंग में यार प्रेशर डिक्रीज होता है। अब देख लो आप कौन सा है, लीड्स टू सिग्निफिकेंट प्रेशर लॉस, पहला ही ऑप्शन है, खत्म। ये तो आप थर्मोडायनेमिक के लॉजिक से भी कर सकते हो। थ्रॉटल एंथैल्पी उसमें कांस्टेंट होती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में, इस तरीके से, और प्रेशर का लॉस होता है। और इसमें भी हमने बताया कि जब थ्रॉटल गवर्निंग में क्या होता है कि स्टीम टरबाइन के पास प्रेशर एंट्री पे ही प्रेशर को कम कर देते हैं। भाई हो गया खत्म। एक क्वेश्चन और है, देखो जरा, ये हिमाचल प्रदेश एसएससी जेईई में आया हुआ है। क्या है, द पर्पज ऑफ गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन क्या है, मेंटेन द स्पीड ऑफ टरबाइन, खत्म। अगर आपको आता है तो विद इन ए सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज आपका स्टीम टरबाइन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। कोई भी क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं, 27 क्वेश्चन कराया मैंने। 27 ये नहीं है, इसका जस्ट डबल कर लो आप। जितनी इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन के थ्रू दिया है ना मैंने, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपको। तो मेरा आपसे अब यही कहना है, अगर आप बॉयलर, स्टीम नोजल, स्टीम टरबाइन आप नहीं देखे हो तो आप तीनों को देखो, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी पीवाईक्यू से, उसके लिए मैं करा रहा हूं। और उसके बाद अगर आपका कंप्लीट है तो आप टेस्ट देना शुरू करो यार। टेस्ट ये अलग अलग सब्जेक्ट का प्रैक्टिस मॉक पे क्विज भी दे रखा है। आपको जिस सब्जेक्ट में डाउट है जाके आप उस पर पूछ सकते हो। सबसे ज्यादा भी इसरो का है, इसरो वाला पेपर 13 अगस्त को आपको वो टेंटेटिव डेट दे रखे हैं। इसमें नया पैटर्न है, आपको पता नहीं है कि रीजनिंग एप्टीट्यूड में भी क्या आने वाला है। आप एक मॉक फ्री दे रखा है, आप दे सकते हो वहां। आप टेस्ट सीरीज के द्वारा ये भी देख सकते हो कि यार एलाइड पार्ट में क्या आ सकता है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड से क्या आ सकता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन से क्या आ सकता है। वो सब आप दोगे ना टेस्ट सीरीज, तभी पता चलेगा आपको। और फिर आप बाकी एसएससी जेईई भी अब नोटिफिकेशन आने वाला है, आ जाएगा। ये झारखंड है, ये सब, ये तो एग्जाम इसकी भी डेट आ गई है। लग जाओ आप, लग जाओ। एसएससी जेईई आ रहा है, उसके लिए जब ये आप सारा, मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसी ले लिया ना कि यार इसको और फ्लूइड को खत्म करेंगे पहले। 70% क्वेश्चन आता है एसएससी जेईई में। आप 3 साल से 4 साल के पुराना पेपर देख लो। बार बार मैं ये चीज कह रहा हूं, 67 क्वेश्चन यार बॉयलर के किए हम लोगों ने। 27 से लेकर 30 क्वेश्चन स्टीम नोजल के किए हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को वहां पे बताया है क्वेश्चन के थ्रू। और उससे आपको क्या मजबूती मिलेगी, आपके पीवाईक्यू सारे आपके तैयार हो जाएंगे। और मैंने हर एक जितना भी सेशन लाया हूं ना, उसमें हर एक उसमें मैंने ये बताया कि इससे आगे वो आप क्या पूछ सकते हैं। आज भी मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे रखे थे कि ये पूछा जा सकता, अब ये पूछ सकते हैं। तो आपको अब ये ध्यान रखना पड़ेगा और तैयारी को यार एकदम लगा लो। अब मैकेनिकल में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सब कुछ छोड़ दो। आप एसएससी जेईई को भी अब 60 दिन भी नहीं बचा, 45 से 40 दिन बचा है। लग जाओ, नहीं लगोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि मैकेनिकल में एक तो सीट कम है।
अब यार इस लाइन में आ गए हो तो सिलेक्शन लेके ही निकलना है यार, रोने से काम नहीं होगा कि सीट नहीं आ रही अब नहीं हो पाएगा मेरा। आ गए हो तो लड़ो उसके लिए और यहीं से सिलेक्शन लेंगे। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं आपके साथ रैंकाइन साइकिल के साथ। उसके भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन के थ्रू जो क्वेश्चन और आ सकता है विद PYQ उसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।